इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जब दूसरे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है, वो फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कैसा भी हो सकता है, तो वो जो फोर्स अप्लाई करता है वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है एंड देयर इज नथिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। उन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में कुछ भी नहीं है, फिर भी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक फोर्स का इफेक्ट जा रहा है। तो ये फोर्स के इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक फील्ड का कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ने डेवलप किया था। इनफैक्ट वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए था, उसको बाद में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी उसको इम्प्लीमेंट किया गया, वहां भी यूज किया गया। तो अब ये फील्ड तो था बट ये तो इनविजिबल है, वो दिखाई तो देता नहीं है, तो उसके प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो उसका एक तरीका निकाला गया फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस क्या चीज है इसको, और ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रियल में होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं वो अलग बात है। और दिखाई देने का वो जो तरीका पड़ा था क्लास 10 में कि मैग्नेट के आसपास वो आयरन फिलिंग्स डाल दो, आयरन पाउडर डाल दो और फिर उसका टैप करो, तो वो आयरन का जो पाउडर है वो एक सर्टेन लाइंस में, एक सर्टेन पैटर्न में सेट हो जाता है। तो वो जो लाइंस दिखाई देते हैं उन्हीं को नाम दिया माइकल फैराडे ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट इधर यूज किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि जैसे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होने चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए कैसे जाएं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ये हम समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या चीज होता है, ये पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है कि एक अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो, एक पॉइंट चार्ज हो, सपोज यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसके आसपास इसका फील्ड होगा और उस फील्ड को हम टेस्ट कैसे करेंगे, फील्ड है या नहीं है उसको टेस्ट कैसे किया जाए। तो उस फील्ड को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट चार्ज की हमें जरूरत पड़ती है। तो हम टेस्ट चार्ज एक यहाँ पर लाते हैं इसके आसपास सराउंडिंग स्पेस में जो फील्ड है उसको टेस्ट करने के लिए, इसीलिए इसका नाम रखा जाता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बाय डेफिनेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव अनटिल एंड अनलेस सेड अदरवाइज, यानी कि अगर कहा ना जाए कि टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तब तक उसे पॉजिटिव ही लेना है। तो फील्ड लाइन क्या चीज है, एक फ्रीली प्लेस्ड टेस्ट चार्ज। जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फ्रीली प्लेस्ड टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो वो जिस डायरेक्शन में चलेगा, या कहो कि जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में वो चलेगा। तो टेस्ट चार्ज हमने यहां रखा और टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स है वो किधर लगेगा, ये हमें पता है कूलम्स लॉ से कि पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही फोर्स लगता है। तो हमने ये लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस बना लिया ए से बी की तरफ। तो ए से बी के डायरेक्शन में इस लाइन के ऊपर फोर्स लगेगा। अब क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता ही है और हमारा जो पॉइंट चार्ज है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज है और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता ही है, तो इट मीन्स दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो रिपल्सिव फोर्स होगा मीन्स इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। तो अगर ये टेस्ट चार्ज फ्रीली प्लेस्ड है, फ्रीली प्लेस्ड मीन्स किसी और फोर्स की वजह से इसको रोक के नहीं रखा गया, इसको बांधा नहीं गया है, तो ये टेस्ट चार्ज इसी लाइन पर आगे बढ़ता चला जाएगा और हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिल जाएगी। तो ये जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ से, बी से स्टार्ट नहीं हुई, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है सोर्स चार्ज से, ठीक है। बिकॉज टेस्ट चार्ज की तो पोजीशन आर्बिट्ररी है, आर्बिट्ररी मीन्स हम उसे कहीं भी रख सकते हैं। तो बी पॉइंट पे रखें या यहाँ पर रखें या यहाँ पर रखें, कहीं पर भी रखें, तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में आएगा और इसी लाइन पर ये फ्रीली प्लेस्ड टेस्ट चार्ज आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, जहां तक फोर्स एक्ट करेगा। और फोर्स कहां तक एक्ट करता है, बिकॉज फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आर जब इन्फिनिटी की तरफ टेंड होगा देन फोर्स विल टेंड टुवर्ड्स 0, यानी इन्फिनिटी तक फोर्स एक्ट करेगा। दिस टेस्ट चार्ज विल कीप ऑन मूविंग अप टू इन्फिनिटी। तो हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेगा, कहां से स्टार्ट हो रहा है, जो यहां से
सोर्स चार्ज की पोजीशन से, यानी कि ए पॉइंट से अप टू इन्फिनिटी ये लाइन चलती जाएगी। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिल गई जो हमने पहले पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? एक फ्रीली प्लेस्ड टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर जिस लाइन पर चलता है, दैट लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और भी बनाए जा सकते हैं। अगर इधर टेस्ट चार्ज रखा तो फील्ड लाइन ऐसे ऐसे हमें दिखाई दिया, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में हम किसी भी पोजीशन में टेस्ट चार्ज को रखें और देखें कि वो किधर चलना चाहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिल जाते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें मिल जाएंगे। डिफरेंट फील्ड लाइंस, अलग अलग पोजीशन में टेस्ट चार्ज को रखे जाने पर डिफरेंट फील्ड लाइंस हमें मिल जाते हैं। और अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज होता तो फील्ड लाइंस का शेप तो ऐसा ही रहता, बस डायरेक्शन किधर हो जाता? टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। क्यों हो जाता? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आई होप यू नो दिस। अगर सोर्स चार्ज हमारा नेगेटिव है तो फील्ड लाइंस ऐसे होंगे, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, और अगर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। क्यों होगा? अगेन द सेम डिस्कशन, बिकॉज इट शोज द डायरेक्शन ऑन विच द टेस्ट चार्ज विल मूव। तो टेस्ट चार्ज अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज है, और टेस्ट चार्ज तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो वो किधर जाएगा? टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हो जाएंगे, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, ठीक है। तो ये तो हुई बेसिक बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। अब प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के? सो प्रॉपर्टीज, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा ओपन कर्व होते हैं, क्लोज्ड कर्व नहीं होते। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ओपन कर्व्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। ओपन कर्व का मतलब क्या है? ओपन कर्व का मतलब है दे हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट एंड ए टर्मिनेटिंग पॉइंट, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट भी इनका होता है और एक टर्मिनेटिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है। स्टार्ट कहां से होते हैं? स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव सोर्स चार्ज से, और टर्मिनेट कहां होते हैं? नेगेटिव सोर्स चार्ज पर, ठीक है। जैसे इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये हमारा पॉजिटिव सोर्स चार्ज था ए पॉइंट पर, और यहां था नेगेटिव सोर्स चार्ज बी। तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज अगर है तो फील्ड लाइन वहां से स्टार्ट हो रहे हैं जहां पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, और ये कहां तक जा रहे हैं? ऐसे इन्फिनिटी तक, सभी डायरेक्शन में अप टू इन्फिनिटी ये लाइंस जा रही हैं। लेकिन अगर हम देखें नेगेटिव सोर्स चार्ज को तो क्या दिखाई देता है? ये लाइंस आ रही हैं, कहां से आ रही हैं? डायरेक्शन देखो, दे आर कमिंग फ्रॉम सम प्लेस। व्हाट इज दैट प्लेस? ओके, सो द क्वेश्चन इज can source charge produce what this is written, can source charge produce two field lines? two लिखा है क्या? Can you explain your question? प्रोड्यूस के बाद में जो सिंबल है वो क्या है? ओके, पैरेलल, आई थिंक पैरेलल यू हैव रिटन। ओके, पैरेलल फील्ड लाइंस। Okay, that I'll discuss. हाँ, okay, parallel. That I'll discuss under this properties. हाँ, good question. ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको डिस्कस करेंगे अभी। हाँ, तो नेगेटिव सोर्स चार्ज अगर है तो ये फील्ड लाइंस कहाँ से आ रही हैं? तो इन्फिनिटी से आ रही हैं। हमने कैसे बता दिया इन्फिनिटी से आ रही हैं? ऐसे बता दिया, बिकॉज अगेन द सेम थिंग, ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हाट इज अ फील्ड लाइन? फील्ड लाइन इज द लाइन ऑन विच द टेस्ट चार्ज विल मूव। तो अगर हमारा नेगेटिव सोर्स चार्ज होता और टेस्ट चार्ज कहीं दूर रखा होता, ठीक है, एट इंफिनिटी, देन ऑल्सो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, बिकॉज अगेन द सेम थिंग, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो अगर इंफिनिटी पर भी रखा है टेस्ट चार्ज, देन ऑल्सो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। तो वहां से इंफिनिटी से ये चलकर आ रहा है टेस्ट चार्ज, ठीक है। इसका मतलब वहीं से इस पर फोर्स लग रहा है। इट मीन्स वहीं से इसने चलना शुरू किया है इस फोर्स के अकॉर्डिंग। इट प्रूव्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर ए सोर्स चार्ज हैज स्टार्टेड फ्रॉम इंफिनिटी। इंफिनिटी से ये लाइन से स्टार्ट हुई है और यहां पर आकर एंड हो रही है। कहां पर हो रही है? जहां पर हमारा नेगेटिव सोर्स चार्ज रखा हुआ है। ओके, तो क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व्स, एंड ओपन कर्व्स मीन्स दे हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट एंड दे हैव ए टर्मिनेटिंग पॉइंट ऑल्सो। स्टार्टिंग पॉइंट कहां होता है?
पॉजिटिव चार्ज पर होता है और टर्मिनेटिंग पॉइंट कहाँ पर होता है, नेगेटिव पर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात हुई। और अगर हम एक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हम बहुत सारे फील्ड लाइंस बना देते हैं, तो वो फील्ड को रिप्रेजेंट करती है लाइंस। ठीक है, अच्छा, एक जैसे कि अगर हम फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से, तो किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये एक लाइन हमने बना दी ऐसे स्ट्रेट लाइन, मतलब ये एक फील्ड लाइन हो गई। ठीक, अगर ऐसे ही हम और लाइंस बना दें, जैसे ये हमने लाइन और बना दी, तो इस रीजन में क्या हो जाएगा, एक फील्ड रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, ये एक फील्ड रिप्रेजेंट हो रहा है, इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम क्या बोलेंगे, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये किस तरह का फील्ड है, ठीक है, फील्ड के प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसके लिए ये याद रखना है कि दो तीन बातें याद रखनी है कि अगर हम फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड लाइंस की हेल्प से, तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है कि पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस, पैरेलल इक्विडिस्टेंट, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस रिप्रेजेंट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या, जरा ध्यान से समझे, इक्विडिस्टेंट लाइंस। ठीक है, चलो और एक बात लिख देते हैं, उसके बाद में इसको डिस्कस करेंगे। दूसरी बात क्या है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस in a region represents the strength of electric field, strength of electric field in that region। ठीक है, किसी रीजन में जो फील्ड लाइंस की रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी मीन्स कि फील्ड लाइंस के बीच में क्लोजनेस कितना है, फील्ड लाइंस पास पास हैं या दूर दूर हैं, तो इस बात से रिप्रेजेंट होगा कि उस रीजन में, जिस रीजन में हम फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो पास पास हैं या दूर दूर हैं, उस रीजन में फील्ड कितना स्ट्रांग है ये रिप्रेजेंट होता है। मतलब अगर फील्ड लाइंस पास पास हैं, क्लोज हैं, तो हम कहेंगे वहां पर फील्ड स्ट्रांग है। और अगर जहां पर फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज्यादा है, यानी कि उनकी डेंसिटी कम है, तो हम क्या कहेंगे कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपैरेटिवली वीक है। ठीक है, तो अब सेकंड वाला पॉइंट अगर समझ में आ गया कि फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है कि उस रीजन में फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। तो अगर इक्विडिस्टेंट लाइंस हमने लिए, इक्विडिस्टेंट लाइंस मीन्स किसी भी रीजन में चेक करो, मान लो हमने दो रीजन सेलेक्ट कर लिए, मान लो ये एक रीजन सेलेक्ट कर लिया R1 रीजन, और एक दूसरा रीजन हमने सेलेक्ट कर लिया यहां पर R2। ठीक है, ओके, तो दो रीजन हमने सिलेक्ट कर लिया R1 और R2। अगर दोनों रीजन्स को हम चेक करें और फील्ड लाइंस की डेंसिटी देखें, तो दोनों रीजन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज द सेम, यानी कि जो फील्ड लाइंस के बीच में गैप है वो सेम है। इसका मतलब है कि R1 रीजन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, R1 रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है और R2 रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम है। ठीक है, लेकिन अगर फील्ड लाइंस, मान लो कि हमारे पास कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता फील्ड लाइंस का, सपोज कुछ ऐसा होता कि ऐसे होते फील्ड लाइंस, यहां पर मान लो कि गैप कम है, यहां पर गैप कम है, और जैसे जैसे हम इधर आते हैं तो ये गैप इंक्रीज होते चला जाता है। ठीक है, मान लो कि कुछ इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया गया है यूजिंग फील्ड लाइंस। और फिर हम कोई दो रीजन्स को सिलेक्ट करते हैं, सपोज वी हैव सिलेक्टेड ए रीजन R1 and another region in space is suppose R2. Now you see in both of these regions R1 and R2, you see the number of field lines is different. R1 region में field lines के बीच में gap कम है और R2 region में field lines के बीच में gap ज़्यादा है। Okay, then what does it represent? If we consider the second point written here, relative density of field lines in a region represents the strength of electric field in that region.
किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो रिलेटिव क्लोजनेस है, डेंसिटी मीन्स क्लोजनेस कि वो कितने पास हैं या दूर हैं। तो R1 रीजन में अगर देखें तो वहां पर फील्ड लाइंस के बीच में गैप कम है, मीन्स डेंसिटी इज हायर, और R2 रीजन में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज लेस, यानी कि उनकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, वो R2 रीजन में कम है। सो इट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, सपोज E1 एंड हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन E2, सो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज लेस देन E1, ठीक है, E1 से कम होगी, क्योंकि जहां फील्ड लाइंस ज्यादा हैं वहां पर फील्ड स्ट्रांग है, जहां फील्ड लाइंस कम है वहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब पैरेलल वाली बात पर डिस्कशन करते हैं। पैरेलल फील्ड लाइंस का मतलब क्या है? देखो, अब इसके लिए और एक इंपॉर्टेंट बात समझो कि फील्ड लाइन सपोज ऐसे बना है, मान लो कोई कहीं पे कर्व्ड फील्ड लाइन है, हर जगह स्ट्रेट लाइन हो जरूरी नहीं है, ठीक है। कर्व्ड कब हो सकता है? जैसे यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस होते हैं वो किस तरह के होंगे? वहां पर कर्व्ड फील्ड लाइन हो सकते हैं, ठीक है। ये एक थोड़ा और डिस्कशन इसमें चाहिए कि कर्व्ड क्यों हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो स्ट्रेट होना चाहिए। क्यों स्ट्रेट होना चाहिए? क्योंकि ये जो फोर्स है, कूलम फोर्स कितना होता है? मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, एंड इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस। तो अगर हम फील्ड लाइन के लिए ये वाली बात को फिर से देखें कि सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज की तरफ जो लाइन जाती है उस लाइन के अलोंग होना चाहिए। तो ये लाइन तो सीधी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। देन हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बी कर्व्ड? वो कर्व्ड कब हो सकती है? ठीक है, तो वो कर्व्ड हो सकती है जब प्रॉक्सिमिटी में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रखे हों, उस केस में कर्व्ड फील्ड लाइन हो सकती है, ठीक है। कैसे हो सकती है, इस पे थोड़ा लंबा डिस्कशन चाहिए, चलो करते हैं। तो ये स्पेस को खाली कर लिया जाए, यहीं पर करते हैं। तो सपोज एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यहां रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज, और ये एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। देन अगेन द बेसिक थिंग इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाते हैं? टेस्ट चार्ज की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हें याद होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब 10 क्लास में हमने बनाए थे तो कैसे बनाते हैं? एक मैग्नेट के पास एक तो तरीका वो है आयरन फिलिंग्स डाल दो, आयरन पाउडर डाल दो और उसके बाद फील्ड लाइन बना लो। दूसरा तरीका क्या होता है कि मैग्नेट के पास एक कंपास लेकर आओ, ठीक है। फिर कंपास का नॉर्थ एंड जिधर पॉइंट करता है वहां पर पेंसिल से एक डॉट बनाते हैं। देन अगेन वी पुट द कंपास एट द न्यू पोजिशन, देन अगेन द टिप ऑफ द कंपास दैट इज नॉर्थ, वहां पर एक पॉइंट लगाते हैं। देन अगेन कंपास को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। तो वहां पर जो कंपास होता है दैट कंपास इज कॉल्ड एज टेस्ट मैग्नेट, ठीक है। एक मैग्नेट है जो हमारा सोर्स मैग्नेट है, जैसे एक बार मैग्नेट हमने ले लिया दैट इज सोर्स मैग्नेट, और कंपास जो होता है वो हमारा टेस्ट मैग्नेट है, क्योंकि वो हमें मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ट करने के काम आता है। और वहां पर हम देखते हैं कि किस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल जा रहा है और आगे आगे ऐसे डॉट बनाते चले जाते हैं, ठीक है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल जाती है। सिमिलर चीज यहाँ पर होती है, यहाँ पॉइंट चार्ज होता है यानी कि सोर्स चार्ज, और फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने हैं तो एक टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाते हैं। वो जिधर चलना चाहता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का हो जाता है। तो वही बेसिक चीज है यहाँ पर। देखो, अगर दो पॉइंट चार्ज इस तरह से हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो फील्ड लाइन कैसे बनेगा? बात वही है, टेस्ट चार्ज को यहां पर रखा, ये हमने टेस्ट चार्ज को यहां रखा, ठीक है। अब टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में चलेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉजिटिव वाला जो सोर्स चार्ज है ये टेस्ट चार्ज को अपने से दूर फेंकना चाहेगा। क्यों? बिकॉज टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है, और ये सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है ए पोजीशन पर जो रखा है, ठीक है। तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में पुश करना चाहता है। एट द सेम टाइम ये जो नेगेटिव टेस्ट चार्ज है ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता है। इट मीन्स बोथ द चार्जेस आर मेकिंग दिस टेस्ट चार्ज टू मूव ऑन दिस लाइन। विच लाइन? जो पॉजिटिव से शुरू हुआ और नेगेटिव की तरफ जा रहा है। दोनों ही सोर्स चार्ज हमारे क्या कर रहे हैं? टेस्ट चार्ज को इस लाइन पर चलाना चाहते हैं, ए से बी की तरफ, ठीक है। तो ए से बी की तरफ चलाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएगी इस रीजन में। कहां पे? किस रीजन में? ए से बी के बीच में जो जगह है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई, ठीक है। ये जो रेड वाली लाइन है।
लेकिन अगर हम रखते टेस्ट चार्ज को यहाँ पर, सपोज हमने टेस्ट चार्ज को इस तरफ रखा, यहाँ रखा टेस्ट चार्ज को, तो इस पोजीशन पर जब रखेंगे तो नेगेटिव वाले पॉइंट चार्ज का यानी बी पोजीशन पर जो चार्ज है उसका इफेक्ट कम होगा और पॉजिटिव वाले का ज्यादा होगा। कम होगा मीन्स नेग्लिजिबल होगा, बिकॉज ये वाली जो डिस्टेंस है इसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत ही छोटी है, ठीक है, और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। ये जो है ना हमारा F बाई प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा। तो ये जो टेस्ट चार्ज हमने यहाँ रख दिया है, इस पर किसका इफेक्ट होगा? पॉजिटिव वाले का इफेक्ट होगा, और उसके इफेक्ट की वजह से ये हमारा टेस्ट चार्ज मूव करेगा। तो किस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब बार बार सेम चीज डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है, बस इतना हमें पता है कि टेस्ट चार्ज अगर यहाँ रखा है इस पोजीशन पर तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पोजीशन पर। अगर मान लो हमने टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा, इस पोजीशन पर रख दिया, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन? नाउ दिस नेगेटिव चार्ज will be attracting this test charge with a much higher strength as compared to the strength of force due to positive charge। तो यहाँ पर अब जो हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस नेगेटिव चार्ज यानी बी पॉइंट पर जो रखा है उससे डिसाइड होगा, ठीक है। और वो किधर होगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज अगर हम फील्ड लाइन बनाएं तो वैसे बन जाएगी, ये इन्फिनिटी से आते हुए ऐसे बन गई लाइन, ठीक है। ये तो बात हो गई टेस्ट चार्ज की डिफरेंट पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। जब ये क्या केस डिस्कस कर रहे हैं? जब दो पॉइंट चार्जेस अपोजिट नेचर वाले पास पास रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो, अगर अब हम टेस्ट चार्ज को यहाँ कहीं पर रखते हैं, मान लो कि हमने यहाँ पर रखा इस पोजीशन पर, ठीक। नाउ सी द डिस्टेंसेस। ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से ये डिस्टेंस है और नेगेटिव वाले से ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब टेस्ट चार्ज पर दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, एक पॉजिटिव वाले की वजह से और एक नेगेटिव वाले की वजह से, ठीक है। पॉजिटिव वाला जो सोर्स चार्ज है वो इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने बड़ा दिखा दिया है। क्यों बड़ा दिखा दिया है? बिकॉज फोर्स, इफ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर, देन वेक्टर का जो लेंथ है यानी एरो का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स चार्ज, मान लो F1 है, ये ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस वहां से कम है और नेगेटिव सोर्स चार्ज से ये डिस्टेंस ज्यादा है। इट मीन्स फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज ड्यू टू नेगेटिव सोर्स चार्ज विल बी स्मॉलर देन F1। देखो, ये वाला फोर्स छोटा होगा। कौन सा फोर्स? जो टेस्ट चार्ज पर नेगेटिव वाले चार्ज ने लगाया है, ठीक है, ये छोटा फोर्स होगा। इसको हम ये बना लेते हैं, ऐसे ग्रीन बना लिया मान लो हमने, ये छोटा दिखा दिया हमने, ठीक है। ये हो गया F2। नाउ सी व्हाट आर F1 एंड F2? F1 is the force on the test charge due to positive charge placed at A and F2 is the force on test charge due to negative charge placed at B। अब देखो ये दो फोर्सेस दिख गए, F1 और F2। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा, F1 और F2 का रिजल्टेंट, that will be the net force acting on the test charge and the test charge will have tendency to move on that direction। यानी F1 और F2 का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, उस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज हमारा चलेगा, ठीक है। तो क्या डायरेक्शन होगा? देखो, तो डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है कि पहले तो एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, ठीक है। ये पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट कर लिया और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, दैट डायगोनल विल रिप्रेजेंट द नेट फोर्स। तो डायगोनल किधर आएगा? जरा देख लें अब डायगोनल किधर आ रहा है। ये हमारा डायगोनल आ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब टेस्ट चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। समझ में आई बात? तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, कहां पर? इस पोजीशन पर। अब इस डायरेक्शन में चलते हुए जब टेस्ट चार्ज पहुंच गया, सपोज यहां पहुंच गया, ठीक है, यहाँ बीच में भी पहुंचेगा, हमने डायरेक्टली दूर वाला पॉइंट ले लिया ताकि डायग्राम कंजस्टेड ना हो, ठीक है। तो हमारा टेस्ट चार्ज मान लो कि यहाँ पहुंच गया इस पोजीशन पर। चलो ब्लू कलर ले रहे थे, फिर से ब्लू ही ले लेते हैं। यहाँ पहुंच गया हमारा टेस्ट चार्ज। अब क्या होगा? अब पोजीशन चेंज हो गई, फर्स्ट वाले चार्ज से भी डिस्टेंस चेंज हो गई, सेकंड वाले से भी डिस्टेंस चेंज हो गई। देन व्हाट विल हैपन?
the magnitude and direction of the forces due to these source charges will also change। ठीक है, अब क्या होगा, पॉजिटिव वाला किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, देखो अब उतना डिस्कशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली आई विल ड्रॉ द डायग्राम। पॉजिटिव वाला किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, देखो लेट्स चेंज द कलर। पॉजिटिव वाला किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, देखो इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, यानी कि अब जो हमारा F1 था वो इधर आ गया F1, और F2 किधर आ जाएगा, देखो F2 किधर आ जाएगा, F2 अब ऐसे आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, इसको हम साइज एडजस्ट करेंगे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिस्टेंस अगर कम हो गया तो क्या होगा, फोर्स बड़ा हो जाएगा। फोर्स बड़ा हो जाएगा मतलब जिस एरो से हम बना रहे हैं वो एरो बड़ा हो जाएगा। अब अगर हम F1 और F2 का रिजल्टेंट बनाएं तो देखो किधर आता है, नाउ सी, अब F1 और F2 का रिजल्टेंट किस तरफ आ रहा है, देखो अब F1 F2 का रिजल्टेंट इधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी पहले किस पोजीशन में थी, पहले किस डायरेक्शन में थी और अब किस डायरेक्शन में, देखो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी कैसे घूम रही है, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे घूम रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें कर्व होते हुए दिखाई दे रही है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व्ड कब होती है। अगर एक ही सोर्स चार्ज हमारे पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होगी, सोर्स चार्ज की पोजीशन से लेकर इन्फिनिटी तक वो लाइन सीधी चली जाएगी। लेकिन जैसे इस केस में अभी हमने डिस्कस किया कि अगर दो सोर्स चार्जेस पास पास रखे हैं तो जो टेस्ट चार्ज पर दोनों का इफेक्ट होगा, दोनों के इफेक्ट की वजह से एक सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज दूर जाएगा और दूसरे के पास जाएगा। तो when the distances are changed then what happens, the magnitude of force and direction also changes, और उसकी वजह से टेस्ट चार्ज का पाथ स्ट्रेट नहीं होता है, वो कर्व्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हमारे लाइफ में एक ही ड्राइविंग फोर्स हो तो हम डायरेक्टली उसी फोर्स के डायरेक्शन में चलते रहते हैं, बट हमारे ऊपर लाइफ में डिफरेंट टाइप के फोर्सेस, डिफरेंट टाइप के प्रेशर्स एक्ट करते हैं। हमें पढ़ाई भी करनी है और हमें इंटरनेट भी देखना है, हमें टीवी भी देखना है और खेलना भी है, और घर में कोई रिलेटिव आ गए तो उनसे भी मिलना है। तो क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन, जिसको हम लोग डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। तो मल्टीपल फोर्सेस की वजह से क्या हम कभी स्ट्रेट लाइन में चल पाएंगे? मल्टीपल फोर्सेस जब होते हैं और उनके डायरेक्शंस अलग अलग हों, उनके मैग्नीट्यूड्स अलग अलग हों, तो हम कभी भी स्ट्रेट पाथ पे नहीं चल पाते हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, हमारा पाथ कर्व्ड हो जाता है। तो ऐसा एग्जाम में नहीं लिखना है, ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पर भी हमें वही दिखाई दे रहा है कि सिंगल सोर्स चार्ज जब होता है, जैसे यहाँ पर था ये वाले डायग्राम्स में, सिंगल सोर्स चार्ज जब होता है तो टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स एक सीधी लाइन पर होता है, स्ट्रेट लाइन पर, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है। लेकिन अगर दो सोर्स चार्ज पास पास रख दिए जाएं, देन व्हाट हैपेंस, टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस मोर देन वन फोर्स, उनके डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दे आर ऑल्सो कंटिन्यूसली चेंजिंग, देन व्हाट हैपेंस, द नेट डायरेक्शन ऑन विच द टेस्ट चार्ज विल मूव दैट ऑल्सो गेट्स ऑन चेंजिंग, यानी कि कर्व्ड पाथ हमें मिलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व्ड कैसे होती है ये हमने यहाँ पे समझा है। तो अगर और फील्ड लाइंस हमें बनानी है इस केस के लिए, अब यहाँ पे उतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, वो समझ में आ गया होगा कि कर्व्ड लाइन कब होती है। तो अगर हमें और बहुत सारी फील्ड लाइंस बनानी हो इस केस के लिए, कौन सा केस, जब पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट चार्ज पास पास रखे हुए हैं, तब के लिए। तो अगर फील्ड लाइंस बनाना है हमें तो क्या होगा, इस रीजन में हमने देखा स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है, और इस रीजन में भी हमने देखा स्ट्रेट लाइन आती है, पॉजिटिव से दूर की तरफ, नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स, पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स। ठीक है, इधर भी नेगेटिव का इफेक्ट कम होगा तो इधर भी जो फील्ड लाइन है वो स्ट्रेट होगी। ठीक है, पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ये इस तरह से बना लेते हैं। और नेगेटिव के लिए भी ऐसे ही, जब पॉजिटिव वाले से दूर है तो नेगेटिव वाले का इफेक्ट ज्यादा होगा और फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, ऐसे फील्ड लाइंस हमारे बन जाएंगे। जो बीच वाला रीजन है जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव का इफेक्ट हो रहा है, दोनों का इफेक्ट हो रहा है टेस्ट चार्ज पर, वहां फील्ड लाइंस ऐसे कर्व्ड हो जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव से शुरू होंगे और नेगेटिव में एंड हो जाएंगे। इस तरह से हम फील्ड लाइंस बना सकते हैं जब पॉजिटिव और नेगेटिव सोर्स चार्ज पास पास रखे हों। ठीक है, और
एक केस ऐसा भी देख लो जहां पर दोनों पॉजिटिव अगर हो तो क्या होगा। ठीक है, चलो यहां पे बनाते हैं, दोनों पॉजिटिव अगर होते हमारे सोर्स चार्ज तो फील्ड लाइंस कैसे होते। तो जैसे अभी डिस्कशन किया था कि एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव से दूर जा रहा है, नेगेटिव की तरफ अगर बढ़ रहा है, देन व्हाट हैपेंस, एक का फोर्स बढ़ेगा एक का घटेगा। हमने फील्ड लाइंस देखा किस तरह से बन रहा है। तो अब ये तुम्हारे खुद के लिए एक होमवर्क दे रहे हैं कि अगर दो पॉजिटिव सोर्स चार्ज होंगे तो हम फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइंस हम तुमको बना के दिखा देते हैं, बट वो लाइंस उस तरह के शेप में क्यों आ रहे हैं ये तुम्हें खुद से सोचना है। ठीक, तो देखो कैसे फील्ड लाइंस आएंगे। इस तरफ टेस्ट चार्ज रखोगे तो फील्ड लाइन ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव के लिए क्या होगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ठीक है, यहां पे हमने बना लिया है ऐसे। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है, पॉजिटिव से दूर की तरफ फील्ड लाइन्स हमने बना लिए। ठीक, और इधर वाले के लिए भी बना लेते हैं, ये हो गया पॉजिटिव सोर्स चार्ज से अवे डायरेक्शन में फील्ड लाइन्स हमने बना लिए। ठीक, बट बिटवीन द टू सोर्स चार्जेस, इस बीच वाले रीजन में क्या होगा, यहां तो हमने दिखा दिया ऐसे पॉजिटिव से फील्ड लाइन चला और नेगेटिव में जाके एंड हो गया, क्योंकि अगर हम यहाँ टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो पॉजिटिव से दूर जाएगा और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ऐसे फील्ड लाइन आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। अगर इधर से टेस्ट चार्ज चला, मान लो कि इस फर्स्ट वाले पॉजिटिव ने टेस्ट चार्ज को इधर पुश किया, तो क्या ये दूसरा वाला टेस्ट चार्ज, दूसरा वाला सोर्स चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो टेस्ट चार्ज होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये पहला वाला पॉजिटिव सोर्स चार्ज रिपेल करेगा, तो क्या दूसरा वाला टेस्ट चार्ज उसको अट्रैक्ट कर लेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, वो भी तो पॉजिटिव है। अगर ये दूसरा वाला सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो वो भी टेस्ट चार्ज को रिपेल ही करेगा। इट मीन्स कि फर्स्ट वाले सोर्स चार्ज ने टेस्ट चार्ज को इस तरफ रिपेल किया तो सेकंड वाला भी उसको रिपेल ही करेगा, यानी कि फील्ड लाइन इस तरह से नहीं आएगा कि एक सोर्स चार्ज से शुरू हुआ और दूसरी तरफ एंड हो जाए, दोनों रिपेल करेंगे। किधर जाएगा? ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा टेस्ट चार्ज, और अगर इधर आया तो ऐसे जाएगा। ये टेस्ट चार्ज के चलने का जो डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है, और अगर इस तरफ से चला तो ऐसे जाएगा, और इस तरफ से चला तो ऐसे जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो यहां पर देखो दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्लियर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट केस में द सोर्स चार्जेस विच आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर, दे आर हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइक दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। ठीक है, और जो सेकंड वाला है उसमें फील्ड लाइंस कैसे हैं? लाइक दे आर रिपेलिंग ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से अट्रैक्शन और रिपल्शन को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? अट्रैक्शन, और यहां पर क्या हो रहा है? रिपल्शन। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि तुम फील्ड लाइंस को अगर इलास्टिक रबर बैंड जैसा सोचो। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लाइक इलास्टिक रबर बैंड्स। ठीक, तो फर्स्ट वाला जो केस है यानी कि अट्रैक्शन वाला, इस केस में और इस केस में, ठीक है, अगर रबर के जैसा सोचा जाए या स्प्रिंग सोचो, ठीक है, रबर से बेटर होगा अगर हम स्प्रिंग जैसा सोचें। तो अट्रैक्शन के केस में जो हमारा स्प्रिंग है, कौन सा स्प्रिंग, कहाँ है स्प्रिंग? इमेजिनरी स्प्रिंग। ठीक है, एक स्प्रिंग को हमने इमेजिन किया है फील्ड लाइंस के प्लेस में। अगर स्प्रिंग को इमेजिन करें तो फर्स्ट वाले केस में द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड। ठीक है, स्प्रिंग खींचा हुआ है, तो खींचा हुआ स्प्रिंग कैसा होता है? अगर हम ऐसे स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचेंगे द स्प्रिंग टेंड्स टू मूव इनसाइड, वो अंदर की तरफ जाना चाहता है। ठीक है, तो वैसा कुछ होगा। और अगर रिपल्शन वाली बात करें तो हमारा जो इमेजिनरी स्प्रिंग है, ठीक है, दैट इज कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस किया हुआ है। तो कंप्रेस किया हुआ स्प्रिंग कैसे बिहेव करता है? अगर स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखा है देन इट वांट्स टू एक्सपैंड, तो उस केस में क्या होगा? स्प्रिंग के एंड्स पर, यहां पर स्प्रिंग है नहीं, जस्ट इमेजिन करो कि यहां पर एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग, और यहां पर है एक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रेच किया हुआ स्प्रिंग क्या करता है? अंदर की तरफ आना चाहता है, और कंप्रेस किया हुआ स्प्रिंग क्या करना चाहता है? वो बाहर की तरफ एक्सपेंड होना चाहता है। ठीक है, इस केस में अट्रैक्शन और इस केस में रिपल्शन। यहां तक बात समझ में आ गई?